आज चिकन कढ़ाई नहीं पक्की क्या? खाने की मेज पर धरे लवाजमात देखकर सेरिश ने बड़ी भाभी की तरफ इस्तफामिया निगाहों से देखा था। बाकी सब भी खाना शुरू करने से पहले हाथ रोके इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हो गए। बड़ी भाभी गड़बड़ा गई थी। नहीं, असल में कपड़े धोने में काफी देर हो गई और आनिया आयमा भी सुबह से मटर कीमा खाने की फरमाइश कर रही थी, तो मैंने मटर कीमा पका लिया। चिकन कढ़ाई कल पका लूंगी। उनका अंदाज कदरे वजाहती सा था। सेरिश के चेहरे पर तनाव सा आ गया। वाह खूब भाभी, अपनी बेटियों की फरमाइश तो आपको याद रही, लेकिन मेरी पसंद नापसंद की कोई अहमियत नहीं। इन दोनों ने तो आज मटर कीमे की फरमाइश की, जबकि मैं कल रात ही आपको चिकन कढ़ाई पकाने का कह चुकी थी। लुकमा तोड़ते बड़े भैया का हाथ रुक गया था। खमशकीन निगाहों से बीवी को देखा। जब सेरिश चिकन कढ़ाई पकाने का कह चुकी थी तो पकाई क्यों नहीं? अल्फाज से कड़वा लहजा था। बड़ी भाभी ने थूक निकला। वो, मैंने सोचा ये सोचने समझने का काम तो तुम रहने ही दिया करो, जो कहा जाए बस वो क्या करो। उन्होंने बात पूरी होने से पहले बीवी को बुरी तरह झड़क दिया था। बड़ी भाभी सबके सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। शोहर के आतिफिशा मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थी, और यहाँ तो मामला भी चार भाइयों की अकलौती लाडली बहन की फरमाइश का था। आज दिन में भी ढंग से कुछ नहीं खाया। सोचा था रात को पेट भर कर खाना खाऊंगी, लेकिन सेरिश रिक्कत अमीर लेजे में कह रही थी। अम्मा के दिल पर हाथ पड़ा था। बड़े भैया ने मलामती निगाहों से बीवी को देखा, जो खप्पत से होंठ काटती खुद को कोस रही थी। जहां इतना कुछ कर लिया वहां चिकन कढ़ाई भी पका लेती। अगर बड़ी भाभी मसरूफ थी तो तुम पका लेती। कढ़ाई पकाना कौन सा मुश्किल काम है? लगे हाथों काशिफ ने भी बीवी की खबर लेनी चाहिए। वो जज्बर होकर रह गई। इन दिनों वो उम्मीद से थी, और बड़ी भाभी ने उसकी तबीयत के पेश नजर अस को शाम का खाना पकाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। बेटा, दस्तरखान पर बैठकर बदमज़गी नहीं कर। बाकी जो इतनी सारी नेमतें सामने रखी हैं, इनकी नाशुक्री मत करो। दादी ने माहौल का तनाव महसूस किया तो शफीक लहजे में बोली, हो नो, अगर मेरा खाया पिया किसी को अच्छा लगता तो आज यहाँ चिकन कढ़ाई रखी होती। आप सभी खाएंगे नेमतें। सेहरिश कुर्सी धकेल कर उठ खड़ी हुई। अपने कमरे में जाकर दरवाजा जोरदार ठाक के साथ बंद किया। सभी जानते थे अब ये दरवाजा सुबह ही खुलेगा। सारे दिन की भूखी मेरी बच्ची बेचारी भूखे पेट ही सो जाएगी। अम्मा की बुड़बुड़ाहट से चारों भाइयों की पेशानी पर बल पड़ गए। बीवियां शर्मिंदगी से दो चार आनियां आयमा अपनी जगह चोर बनी बैठी। सेरिश बिना कुछ खाए उठकर गई थी, तो सभी ने खाने से हाथ खींच लिए। दादी ने तासुब से सर हिलाया। अच्छा खासा माहौल खराब हो गया था। क्या यार, तुमने मामूली सी चिकन कढ़ाई के लिए घर में इतना बड़ा फसाद खड़ा कर दिया। दिस इज नॉट फेयर सेरिश। इसने हस्बे आदत रात वाला वाकया सुबह कॉलेज में अपनी बेस्ट फ्रेंड सभा के गोशो गुजार किया था। कॉटन के सफेद शलवार कमीज में हल्के गुलाबी रंग के दुपट्टे सीने पर फैलाए दोनों एक साथ डिपार्टमेंट की सीढ़ियां उतर रही थी। पूरी बात सुनने के बाद सबा ने तासुब से सर हिला दिया था। बात चिकन कढ़ाई की नहीं, अहमियत की है। उन्होंने मेरी पसंद पर अपनी बेटियों की फरमाइश को तरजीह दी, और ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सहरिश का अंदाज ऐसा था, जो किया बिल्कुल ठीक किया। उसे अपने रवैये पर कोई नदामत नहीं थी। उनकी बेटियां थीं तो तुम्हारी भतीजियां लगती हैं। सबा ने जोर देते हुए गोया उसे याद दहानी करवाई थी। वॉट एवर, सहरिश ने सर झटका। तुम्हारी भाभी के दिल में तुम्हारे खिलाफ मेल आ गया होगा। सबके सामने तुम्हारी वजह से उनकी अच्छी खासी इंसल्ट हुई, तो गलती भी तो उन्हीं की थी। सबा जज हो थी, तो क्या लाजमी है हर गलती करने वाले को सबके सामने जलील करवाया जाए? तुम क्यों इतनी साइड ले रही हो उनकी? वो मेरी भाभी हैं, तुम्हारी नहीं। हद हो गई। सिरिश उल्टा उसी पर चढ़ दौड़ी थी। मैं साइड नहीं ले रही, हक की बात कर रही हूँ। मामूली बातों पर इश्यू खड़े करना कौन सा दुरुस्त अमल है? थोड़ी सी कमी पेशी भी हो जाए तो कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए। सभा का समझाता लेजा रसानियत लिए हुए था। सिरिश ने तंजिया सर झटका। हो नो, कंप्रोमाइज वो करते हैं डियर सबा जिन्हें जिंदगी में बहुत महरूमियां मिली हों। मेरे पास भला किस चीज की कमी है जो मैं मामूली बातों के लिए अपना दिल मार कर कंप्रोमाइज करती फिरूं? तफक्कुराना लेजा, जम भरा अंदाज सबा ने सफेदे के दरख्त से टेक लगाते हुए कदरे गौर से उसका खूबसूरत चेहरा देखा। बेनियाजी और खुद एतमादी जिसके एक एक अंदाज से झलकती थी। तुम्हें जिंदगी में सब कुछ मिला, इसके लिए तुम्हें शुक्रगुजार रहना चाहिए, लेकिन जिंदगी
हादसात का मजमुआ है। आने वाला कल गुजरे हुए कल से हमेशा मुख्तलिफ होता है। सबा उसे जो समझाना चाह रही थी, सैरिश वो समझना नहीं चाह रही थी। सो दोनों खामोशी से क्लास की तरफ चल दी। छोटी भाभी के यहाँ तीसरी बेटी की पैदाइश हुई थी। सारी रात जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद सुबह सादिक के वक्त उन्होंने सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया था। कमरा इस वक्त अफरादे खाना से भरा हुआ था। सैरिश ने थोड़ा सा झुककर कंबल में लिपटी गुलाबी गुड़िया को देखा और बिना प्यार करे सीधी हो गई। इंसानी जिस्म का सबसे नरम हिस्सा दिल होता है। अगर वो बेहिस हो जाए तो सबसे सख्त हिस्सा बन जाता है। फुप्पो, गुड़िया बहुत प्यारी है ना? तानिया और महक छोटी बहन की पैदाइश पर बहुत पुरजोश हो रही थी। आप एक बार फिर फुप्पो बन गई हैं। हाँ भाई, कौन सा पहली बार बनी हूँ। घर में वैसे ही भतीजियों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। भतीजे की फुप्पो बनती तो कोई बात भी थी। तानिया और महक चुप सी होकर उसका मुंह तकने लग गई। छोटी भाभी ने बेसाख्ता लब काटे। लेकिन बेटियां तो रहमत होती हैं फुप्पो। बड़ी भाभी की आमिया ने आहिस्ता से कहा। वो बच्चों में सबसे बड़ी थी, समझदार और संजीदा। सैरिश हंसी। रहमत अगर हद से ज्यादा हो जाए तो जहमत बन जाती है, जैसे बिन मांगी बारिश। दादी को पढ़ी लिखी पोती की न आकिबत अंदेशी पर अफसोस हुआ था। कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर दिया। बाखूबी जानती थी दोनों माँ बेटी उनकी बातों को अक्सर रद्दी के मोल देती थी। नाइमा भाभी के भाई की शादी की तारीख तय हो गई थी। वो आजकल बरी वगैरह की शॉपिंग के सिलसिले में बुरी तरह मसरूफ थी और अपनी बहनों के साथ बाजार निकल जाती। वापसी शाम ढले ढेर सारे शॉपिंग बैग के हमरा होती। उन्होंने बतौर खास अपनी और बच्चियों की शॉपिंग की थी। इस वक्त लॉन में शॉपिंग बैग खोले वो सबको अपनी शॉपिंग दिखा रही थी। ये मेहंदी पर पहनूंगी, ये माइयों पर, और ये वाला बारात के लिए ठीक रहेगा ना बड़ी भाभी? कपड़े खोलकर दिखाते हुए वो सबसे मशवरे भी ले रही थी। सैरिश कुशन गोद में रखे चैनल सर्चिंग में मसरूफ थी। लेकिन जब उन्होंने वलीमे में पहनने के लिए गहरा सब सूट निकाला जिस पर सिल्वर नफीस सा काम था, सैरिश बेसाख्ता निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गई। वाओ! बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। प्यारा है ना? उन्होंने कदरे इश्तियाक से पूछा। हाँ बहुत। नाइमा भाभी मुस्कुराई थी। मुझे कब से ऐसे सूट की तलाश थी। एकदम से नाइमा भाभी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। सैरिश इस सूट पर सताइशी अंदाज में हाथ फेरती गोद में लिए बैठी थी। अगर इतना ही इस पर तुम्हारा दिल आ गया है तो तुम रख लो सैरिश। चाय की चुस्कियां लेते रजा की फराक दिलाना ऑफर पर नाइमा भाभी का दिल थमने लगा था। क्या वाकई? सैरिश ने आबरो उचकाए। हाँ हाँ, भाई खुद तो कह रहा है तुम्हें। नाइमा फिर और ले लेगी अपने लिए। तुम्हें तो वैसे भी बहुत कम कुछ पसंद आता है। अम्मा ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई थी। बड़ी भाभी ने नाइमा का चेहरा देखा जो जब्त की न जाने कौन सी मंजिल से गुजर रही थी। वो तंग दिल नहीं थी। आंखों के किनारे से टपकने को बेताब कतरे अंदर ही कहीं बहुत खामोशी से गिरे थे। किसी ने रस्मी तौर पर भी उससे पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी। बाज़ौकात बज़ाहिर मामूली बातें बहुत दिल दुखाती हैं। इन दिनों वो सालाना इम्तिहान के बाद फारिग थी। रात गई कुतुबबीनी करती, दिन चढ़े सोई रहती। किसी को उसके रोतशब पर अगर एतराज था तो भी कहने की जरूरत कोई नहीं रखता था कि वो माँ की लाडली, भाइयों की दुलारी थी। अम्मा आजकल संजीदगी से उसके रिश्ते के बारे में सोच रही थी। इसी सिलसिले में शकीला खाला के घर उनके आजकल बाकायदगी से चक्कर लग रहे थे और ये अम्मा और शकीला खाला की मुश्तरका कोशिशों का ही नतीजा था कि कुछ अरसे में एक मतमूल घराने से उसका रिश्ता आ गया। अज्जत अकलौता था, खूबरू, बरसरे रोजगार। दो शादीशुदा बहनें इसी शहर में अपने अपने घर खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी। रियाज अहमद उम्र के इस हिस्से में थे जहां सारे फराइज से सुबकदोश होने के बाद फारिगुल बाली के एहसास से सरशार ज्यादातर वक्त दोस्तों के साथ बैठक में ही गुजारते। रह गई मिनाज बेगम तन्हाई व अक्ताहट का शिकार दिल में चांद सी बहू लाने की तमन्ना शिद्दत से जाग उठी थी। सादतमंद बेटे ने माँ की ख्वाहिश पर फर्माबरदारी से सर झुका दिया था। थोड़े ही अरसे में उन्हें सैरिश की सूरत अपनी मनपसंद बहू मिल गई। सैरिश के लिए इतनी खूबियों का हामिल रिश्ता पाकर माँ के पांव खुशी से जमीन पर नहीं टिक पा रहे थे। कुछ लोग हमेशा से ही किस्मत के बहुत धनी होते हैं। नाइमा भाभी ने दोनों हाथ झाड़े थे। सैरिश की नाजुक मिजाजे का ज्यादातर इताब वही बनती थी। अब उसका यूं झट मंगनी पट बिया वाला मामला देखकर उन्होंने खासा सुकून का सांस लिया था। डीको पेंट का बेशकीमत फर्नीचर, बेहतरीन कराकरी, इलेक्ट्रॉनिक की छोटी बड़ी अशियां, जदीद तराश खरात के मलबूसात, ब्रांडेड जूते, कॉस्मेटिक, सब कुछ परफेक्ट।
बड़े भैया लिस्ट पर निगाहें दौड़ा रहे थे। बज़ाहिर तो सब कुछ परफेक्ट है सेरिश, तुम्हें अगर कोई कमी पेशी लगे तो बताना मुझे फिर। मुझे तो सब कुछ ही परफेक्ट चाहिए भैया, जरा सी भी कमी नहीं चलेगी। सोफे पर आलती पालती मारे कुशन गोद में रखे नाखून कायल करती सेरिश ने अंगूठे और उंगली को मिलाकर जरा सा इशारा करते हुए ठनक कर कहा। बड़े भैया हंसे थे। तो और क्या, मेरी सेरिश का जहेज ऐसा होना चाहिए कि लोग देखें तो देखते रह जाएं, किसी को ये कहने का मौका न मिले कि 4 भाइयों की अकलौती बहन का जहेज बस यूं ही सहे। अम्मा की बात पर दादी टोके बिना ना रह सकी। चादर देख के ही पांव फैलाने चाहिए बहू, खुदा हमारी बच्ची का नसीब अच्छा करे। ये मादी चीजें सच्ची खुशियों का जामिन नहीं है। गो के उनका लेजा नरम था, लेकिन अम्मा को बेहद बुरा लगा। सच्ची बात जितनी भी शीरी लहजे में की जाए कड़वी ही लगती है। अरे वाह दादी, आपको क्या पता ससुराल में इन्हीं चीजों की वजह से ही कितनी वैल्यू पड़ती है। सेरिश ने दादी के पुराने ख्यालात को नाक पर बैठी मक्खी की तरह उड़ा दिया। अपनी अपनी सोच की बात है। दादी गहरी सांस खींचकर चुप हो गई। उन्हें पोती का यूं बड़ों की मौजूदगी में अपनी शादी और जहेज वगैरह के मामले में बोलना नागवार लगा था। अच्छा तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी शादी में किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ेंगे, चाहे किसी से उधारी क्यों ना पकड़ना पड़े। आखिर को एक ही तो बहन हो हमारी। फवाद भैया की बात पर सेहरिश की गर्दन एहसास तफाकुर से कुछ और ही अकड़ गई थी। कुछ लोगों के लिए शादी पोर का लड्डू होती है, लेकिन सेरिश के लिए फूलों की सेज साबित हुई थी। इसे ससुराल में मान, मुकाम, आराम सब कुछ मिला था। वो शकम सेर थी, मिजाज की ताजगी उरूज पर क्यों कर ना पहुंचती। भाभी इधर बाएं तरफ दीवार के साथ 2 स्टेप बने हुए हैं। जब कभी बोर हो तो उस पर चढ़कर हमसायों के घर झाती मार लेना, सच में सारी बोरियत दूर हो जाएगी। शादी से पहले मेरा और शमसा का ज्यादातर वक्त इन्हीं स्टेप पर चढ़कर दीवार पर हमसायों के साथ बातचीत करने में गुजर जाता था। अब भी मैं तो जब भी अम्मी के यहाँ आऊं तो टाइम निकाल कर लाजमी उधर चढ़ती हूँ। उसकी नन फिजा चाय के कप में चीनी मिलाते हुए कह रही थी, सचमुच मुफ्त की एंटरटेनमेंट है। शमसा हंसी थी, फिर अपना चाय का कप उठाकर दूसरा उसकी जानिब बढ़ाया। सेरिश ने यूं ही सर हिलाया। हो नो, दीवार पर कौन सा प्रिंस फिल्म अपनी फैमिली के साथ रहता है जिसको देखने के लिए मैं इतनी मुशक्कत करूं। नफासत से चाय का कप थामे सेरिश ने नखुवत से सर झटका था। और रेली अज्जत का रद्द अमल तवक्का के ऐन मुताबिक था। सेरिश ने मुस्कुराते हुए शाने उचकाए, मतलब मैं बाप बनने जा रहा हूँ। अज्जत के पुरमुसरत बेयकीन से लहजे पर उसने मसनूई खफगी से आबरू चढ़ाए थे। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं यार, तुमने अचानक इतनी बड़ी गुड न्यूज सुना दी, समझ नहीं आ रहा कैसे अपनी फीलिंग स्पेयर। अज्जत मोहब्बत पाश लहजे में बोल रहा था। वो दिन और उससे आगे तुलू होने वाला हर दिन सेरिश के लिए अपने दामन में बहुत कुछ लेकर आता। मोहब्बत, तवज्जा, मान। वो मगरूर सी इन नवाज़शात को हक समझकर वसूल करती रही। इधर सेरिश की छोटी भाभी फिर उम्मीद से थी। भाभी अल्ट्रासाउंड करवाया? इस बार तो बेटी नहीं। नेल पॉलिश पर फूके मारती बजाहिर वो हमदर्दी से पूछ रही थी। कपड़े इस्त्री करती छोटी भाभी के हाथ लम्हे भर के लिए रुके थे। फिर आहिस्तगी से कहा, जो खुदा को मंजूर। हाँ, जो खुदा को मंजूर, सेरिश ने तंजिया लहजे में कहा था। इन दिनों अज्जत की ऑफिस में मसरूफियात बढ़ गई थी। मेनाज बेगम की अपनी मसरूफियात थी। सेरिश जूस पीकर रेस्ट करके और अपने लिए रखी गई कुल वक्ती मुलाजमा को हम वक्त अपने सर पर सवार देखकर बुरी तरह उकता गई थी। बाज़ौकात बहुत ज्यादा आराम भी थकावट का बायस बनता है। यूं ही बैठे बिठाए एक दिन न जाने उसे क्या सूझी। बाई जानिब दीवार के साथ बने स्टेप पर चढ़कर दीवार पर दोनों हाथ जमाए। दूसरे ही लम्हे उसे अपना दिमाग चकराता हुआ महसूस हुआ। वो तो कोई और ही दुनिया थी। मोटे नकोश की हामिल सांवली औरतें, सितारों से झिलमिलाते रेशमी कपड़े, नकली जेवरात पहने दुबली पतली लड़कियां और नेकर बनियान में मलबूस, हर बोर्डिंग मचाते कच्चे सहन में भागते दौड़ते बच्चे, लोटियां लगाते हर उम्र और साइज के बच्चे, हर कोई मुतर्रिक कामों में बातों में। सेरिश पर नजर पड़ी तो सब कुछ देर के लिए थम से गए। कंवार दुल्हन सियाह शलवार पर जामनी कमीज पहने, दुपट्टा देहाती स्टाइल में सर पर लपेटे बर्तन मांजती औरत के लबों से निकला था। सबकी निगाहों में हैरत अंगेज हसरत की जगह इश्तियाक उमड़ आया था। सेरिश तेजी से नीचे उतरी। सामने का माहौल और मंजर देखकर उसे बेख्तियार उबकाई आई थी। मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। इस दिन टाइल वाले वॉशरूम में उसका पांव बुरी तरह फिसल गया था। वो अम्मा के घर एक पुरतकल्लुफ दिन गुजार कर असर के वक्त वापस लौटी थी। क्योंकि डिलीवरी के दिन करीब थे तो अम्मा के घर चक्कर कई रोज बाद ही लगाती। उसे इसी समय हफ्फतुल कलीम
अपनी निगाहों के सामने घूमते महसूस हुए। दर्द इतना शदीद था कि नाकाबिले बयां। कई घंटे मौत और जिद की जंग लड़ते उसने मुर्दा बेटे को जन्म दिया था। मुमताज बेगम बेदम होकर सोफे पर गिर गई और इज्जत की आंखें शिद्दत गम से सुर्ख हो रही थी। मजीद रूह फरसा खबर, वो कभी मां नहीं बन सकेगी। सेरिश ने आंखें खोली तो अपनी खाली गोद को देखा। खाली कोख का एहसास वहशत बनकर छा गया। वो रोई, चीखी, तड़पी और गालियां दी और चुप साध ली, ऐसी चुप जिसमें मौत का सन्नाटा था। क्या यूं भी होता है? अजियत ही अजियत थी। वक्त थमता नहीं, अपनी मखसूस रफ्तार से चलता आगे बढ़ जाता है। बहुत कुछ अपने पीछे छोड़कर न जाने कितने अरसे के बाद वो अम्मा के घर जाने के लिए खुद को तैयार कर पाई थी। मौका ही ऐसा था। छोटी भाभी ने बेटे को जन्म दिया था। ये खबर सुनकर वो कई सानियों तक यूं ही खालिद जहन की कैफियत में चुप सी बैठी रही। फिर उठी, हल्के नीले रंग का कॉटन का कढ़ाई वाला सूट जेब तन किया, शेफून का हमर रंग दुपट्टा सीने पर फैलाया, नेचर कलर की लिपस्टिक लगाकर बाल समेटते हुए चोटी बनाई। खुद को समझने का फन इंसान किसी और से नहीं सीखता, ये इसको खुद ही सीखना पड़ता है। घर में दाखिल होते ही उसे खुशगवार से चहल पहल का एहसास हुआ। सब ग्रिल वाले बरामदे की दाएं जानिब से किचन में आफिया घन चक्कर बनी हुई थी। वो यूं ही कदम कदम चलती दरवाजे पर आ खड़ी हुई। आमिया आपी, मुझे कबाब चाहिए, तानिया लाड से फरमाइश कर रही थी। और मुझे फिंगर चिप्स। उचक कर स्टूल पर बैठी आयमा याद दहानी करवा रही थी। ओके बाबा। बालों को थोड़ा सा ऊपर करके केचर में जकड़ते उसने आस्तीन ऊपर चढ़ाई थी। चूल्हा जलाया, सॉस पैन रखा और फ्रिज से मतलूबा लवाजमात निकाल निकाल कर स्लिप पर रखती गई। मैं तो सिर्फ नूडल्स खाऊंगी। गोल मटोल सी महक घुंघराले बालों वाला सर हिलाती कोई तीसरी बार कह रही थी। आनिया आपी, मैं सिर्फ नूडल्स। ओके मैडम, सुन लिया। मसरूफ सी आनिया ने झटपट उसे प्यार किया था। सेरिश मुसरमाई सी किचन के अधखले दरवाजे पर खड़ी रही। उसने दुबली पतली आनिया को देखा। वो भी तो उसी घर की बेटी थी जिसमें खुद एतमादी और खुददारी तो थी, लेकिन जम और एहसास बरतरी व तफाकुर नापेद था। उसे बड़ी भाभी की तरबियत पर रश आया था। काश अम्मा, अगर आप भी मेरे नाज़ो नम उठाते वक्त तवाज़ुन रखती तो आज शायद मैं यूं इस तरह उसकी पलकों पर लर्जिश उतरी थी। फुप्पो आ गई, फुप्पो आ गई। किसी भतीजी की नजर उस पर पड़ी तो नारा बुलंद किया। बेअख्तियार उसका दिल चाहा अपनी भतीजियों को बाहों में भर ले। उसकी आमद पर सबने बेपनाह मुसरत का इजहार किया था। झुककर गुलाबी कंबल में लिपटे भतीजे को देखा और बहुत नरमी से अपने होठ उसकी पेशानी पर रख दिए। आप एक अदद भतीजे की फुप्पो बन ही गई आखिर। आनिया ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो जिता नहीं रही थी। सहरिश जानती थी फुप्पो भैया प्यारा है ना? गुड़िया बहुत इश्तियाक से पूछ रही थी। प्यारी तो तुम हो गुड़िया, भैया से भी ज्यादा। उसने गुड़िया को अपनी बाहों में भरकर जोर से भींच लिया था। उसे गुड़िया की पैदाइश पर अपने कहे अल्फाज याद आ गए थे। अगर वो हादसा ना हुआ होता तो आज तुम भी। छोटी भाभी ने दुख से बात अधूरी छोड़ दी थी। जो अल्लाह को मंजूर, सेरिश ने आहिस्तगी से कहा। बाज़ औक़ात अपने कहे अल्फाज मुंह पर तमाचे की तरह आकर लगते हैं। आज भी वो अपने कदमों को किसी मामूल की तरह बाएं दीवार के साथ बने स्टेप पर चढ़ने से रोक नहीं पाई थी। मंजर वही था, उसके देखने का अंदाज बदल गया था। बर्तन मांजती सुगरा कोई खुशगवार सा तस्करा छेड़े हुए थी। उसकी मदद के ख्याल से धुले हुए बर्तनों के टोकरे उठाकर बांध की चारपाई पर रखती सफूरा हमतन गोश्त थी। दुबली पतली सद्दीका मोबाइल पर गाने लगाए, दुपट्टा कमर पर कसे, कच्चे सेहन में पानी के छिड़काव के बाद झाड़ू लगा रही थी। करीबी चारपाई पर जुबेदा अपने 2 साला बेटे को नहलाकर उसकी गर्दन पर ढेर सारा खुशबूदार पाउडर डालने के बाद आंखों सिलाइयां भर भर सुरमा डाल रही थी। कुछ मंजर बहुत मुकम्मल होते हैं, मुकम्मल और भरपूर। वो बेख्तियार सोचती गो कि उसने काफी हद तक खुद को संभाल लिया था, फिर भी उसकी कमी अम्मा को खटकती। उनकी तसल्लियां दिला से वो खामोशी से सुनती और बच्चा अडॉप्ट करने का मशवरा नरमी से रद्द कर देती। उसे इसी महरूमी के सहारे सारी जिंदगी गुजारनी थी, ताकि कमी एहसास दिलाती रहे कि हम बशर हैं और हमें अपनी औकात में ही रहना चाहिए।